I hope you all are familiar with Python framework as you are going to start machine learning. So this is the prerequisite you must know. Okay, Rahul, am I audible? Yeah, you are audible. Okay, so Rahul, do you have any experience in Python? Yeah, I have experience in Python. Okay, so without wasting time, let's move to the Google Collaboratory. Let me start sharing. Okay, so is this screen visible? Yeah, it is. Yes. Okay, so here is our Google Collaboratory, and we are going to work on a credit card fraud detection dataset. So when we're talking about machine learning, the very first task is to have data. That is data acquisition. तो हमारे पास डेटा होना बहुत जरूरी है, बिना डेटा के आगे वर्क नहीं होगा. तो एक बार हम डेटा देखते हैं, हम डेटा कहां से लेने वाले. डेटा हम लेंगे कैगल से. कैगल पे हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन डेटा है. सो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. एक क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन के लिए एक मॉडल बनाएंगे, उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे और साथ साथ हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे. मशीन लर्निंग में दो मेथड होते हैं जनरली, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो हमारे डेटा पे डिपेंड करता है. ओके, सो let's move to data, type credit card, और ये हमारा डेटा है credit card .csv. हम जब भी मशीन लर्निंग का कोड कर रहे हैं, so we can do code in Jupyter notebooks और in Google Collaboratory. तो here we are using Google Collaboratory because ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हमारी सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए हमें अपने कम सिस्टम पे रिलाई नहीं करना पड़ता. जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास वो हाई एंड सीपीयूज नहीं होते जहाँ पे हम अपने मशीन लर्निंग टास्क परफॉर्म कर सकें और न्यूरल नेटवर्क जैसी चीजें परफॉर्म कर सके. सो द गूगल कोलैबोरेटरी इज द बेस्ट ऑप्शन टू यूज इन सच सिनेरियोज. ओके, यहाँ डेटा डाउनलोड का ऑप्शन है और एक बार हम डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. इट इज इम्पोर्टेंट दैट नो कंटेंट. The datasets contain transactions made by credit cards in September 2013 by European cardholders. Okay, this data occurred in 2 days where we have 492 frauds out of 2,84,800 transactions. हमारे पास डेटा का यहाँ एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए. Let's see this metadata. ये हमारे पास ग्राफ है यहाँ पर, ये डेटा के ट्रांजैक्शंस बताने के लिए. Let's study about the columns. So the very first task in any machine learning model solving or model creation is to understand your data. You have to have a clear understanding of data, what your data represents, what your data is about, and what you are intended to perform out of this. So this data set contains of 31 columns. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी क्लियर नहीं होता, तो आप बीच में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंटिन्यू करें आगे. Sure. Yes. Yeah, please continue. ओके, सो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं. ये इंपोर्ट numpy, हम numpy को एलियास नेम np से यूज करेंगे, pandas pd और cborn. numpy हमारा एक्चुअली यूज होता है एरेज के लिए, जब हमें सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरेज को मैनिपुलेट करना. जो हमारा pandas है, ये डेटा फ्रेम, एक्चुअली जो भी हम डेटा ले रहे हैं वो डेटा हमारा CSV फॉर्मेट में है. सो हमें उसे टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, और जो भी हम उसकी प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं ताकि हम डेटा को अच्छे से अरेंज कर सकें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए.
तो पांडास हमारा उन चीजों में हेल्प करेगा टू मैनेज डेटा फ्रेम्स। एसएनएस और मैटप्लॉटलिब, ये दो हमारी लाइब्रेरीज हैं जो हमारी विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है, जिनका यूज करके हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। मैटप्लॉटलिब एक बेसिक लाइब्रेरी है, बट जो हमारी सीबॉन है, सीबॉन इज क्वाइट एडवांस वर्जन। तो सीबॉन में हम स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। और फाइनली हमारा एसकेलर्न हमारा एक्चुअली मशीन लर्निंग मॉडल्स की लाइब्रेरी है, जिसमें हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज लीनियर मॉडल। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया कोड बॉक्स निकल लेते हैं। अच्छा, आप सभी को गूगल कोलैबोरेटरी का एक्सपीरियंस है या फिर जुपिटर नोटबुक का? दोनों का है सर। ओके, एक्सक्लेमेशन पिप इंस्टॉल केगल। हम केगल इंस्टॉल करते हैं। ये लेट्स सी, इंटरनेट बहुत स्लो हो गया। पिप इंस्टॉल केगल। तो केगल की रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डेटा सेट जो है डायरेक्टली केगल से लेना है। अदरवाइज हम ऐसा कर सकते थे कि हम डायरेक्ट डेटा को अपने वहां से अपने सिस्टम से कॉल कर सकते थे, बट ये भी केगल आ गया। अब एक और नया कोड बॉक्स, लेट्स ट्राई। हम केगल से डायरेक्टली कोई डेटा नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना होगा, अपनी केगल अकाउंट से प्रोफाइल पे आ गए, हमें अपना एक जेसन फाइल बनानी होगी, .json फाइल, जिसमें हमारी यूजर अकाउंट की लॉगिन परमिशंस होती है, हमारी यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह, ताकि अगर हम कोलैबोरेटरी पे यूज कर रहे हैं केगल को, केगल हमें परमिशन दे सके कि हम वहां से डेटा उठा लें। फाइल यहाँ पर एपीआई का ऑप्शन आ रहा है नीचे, एपीआई और एक्सपायरी एपीआई। मैंने पहले से एक एपीआई बना रखी है अपनी, सो यहाँ पे मैंने सेव किया इस एपीआई को। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और हम एक नई एपीआई बनाएंगे। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अच्छा, होम स्क्रीन शेयर नहीं हुई। नो प्रॉब्लम। अभी दिख रहा है? यस सर। तो मैं अपनी पुरानी एपीआई को एक्सपायर कर देता हूँ, वो एक्सपायर हो गई, और एक नई एपीआई क्रिएट करते हैं, एक नया टोकन। सो बेसिकली क्या है, एक तरह का टोकन है जो हमारी कोलैबोरेटरी पे रन करेगा। ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है मेरे सिस्टम पर। कि अब इस फाइल को हमें यहाँ पे उठाना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने में हमें फाइल्स ये आएगी हमारी गूगल में, गूगल कोलैब, google.colab। तो हमने गूगल कोलैब से फाइल इंपोर्ट करनी है और हमें फाइल अपलोड करनी है। रन कर देता हूं। ये जो गूगल कोलैबोरेटरी है, ये हमें ऑप्शन देता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी फाइल एक ऐड कर सके। ऐसे सिचुएशन में ये वर्चुअली एक मेमोरी लोकेशन अलाउ कर देता है। हमारे ब्राउजर के ऊपर एक मेमोरी लोकेशन मिल जाती है हमें, जहां पे हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये फाइल हमारी वहां पे अपलोड होगी, जो वर्चुअल मेमोरी लोकेशन अभी इसने बनाई होगी। मैं इस फाइल को बस एक मिनट में फाइल अपलोड कर देता हूँ। ये रही मेरी फाइल एंड आई हैव अपलोडेड दिस केगल फाइल।
यस अपलोड हो गया, आपको दिख रहा है kegel.json, यूजर नेम दीपेंद्र कुमार सोनी एंड की। ये जो की है ये मेरे हैश कोड है, एक्चुअली पासवर्ड है मेरे केगल अकाउंट का। और अब मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि अगर हमें अपने कर्नल को दोबारा से रन करना पड़े तो उसमें ये कोड रीरन ना हो जाए, उससे जो फाइल है वो दोबारा अपलोड हो जाएगी। ओके, सो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली और हमने पिप इंस्टॉल कर लिया। अब इसकी हेल्प से तो नेक्स्ट वी हैव टू ओके, तो हमें एक बैकग्राउंड में जो हमारी मेमोरी लोकेशन है हमें थोड़ा सा उसे मैनेज करना होगा। हम उस लोकेशन पे एक नया फोल्डर बनाएंगे -p। ये लिनक्स कमांड है, तो थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे पूछ लीजिए। ये बेसिक लिनक्स cp कॉपी करने के लिए है, तो मैं कॉपी करूंगा। पहले ही जो लाइन है हमारी मेक dir -p, ये एक्चुअली रूट डायरेक्टरी में केगल से एक फोल्डर बनाएंगे। उसके बाद मैं कॉपी कर रहा हूं kegel.json फाइल को, ये वो फाइल है जो हमने, और मैं इसका एड्रेस देता हूं। मैं इसे इस फोल्डर में अपलोड कर, और नेक्स्ट टाइम में हम इसकी परमिशंस chmod कमांड परमिशंस सेट कर रहे हैं 600। आपको chmod कमांड के बारे में पता है? नो सर। ओके, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। chmod कमांड में जैसे हमने यहाँ पे 600 लिखा, ये 3 लेवल्स की कमांड होती है। ये पहला कैरेक्टर, दूसरा और तीसरा। क्या करते हैं, पहला कैरेक्टर होता है हमारा एडमिन के लिए, कि एडमिन के पास क्या क्या परमिशन रहेगी, एडमिन उस फाइल के साथ क्या क्या कर सकता है। दूसरा होता है हमारा उस ग्रुप के लिए जिस ग्रुप में ये काम हो रहा है, तो मतलब जो अलाउड पीपल्स है वो लोग इस फाइल को मतलब रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या एडिट कर सकते हैं, या खाली रीड करेंगे, उनके परमिशंस के लिए। और थर्ड होता है हमारा अदर पब्लिक के लिए, जो ग्रुप में नहीं है उनको परमिशंस अलॉट करने की। तो अच्छा, ये तो हो गया, ये हमारे 3 लेवल पे हो गए। और 1 2 3 4 डिसाइड होता है हमारा परमिशन के हिसाब से। जैसे 0 है तो उसका मतलब कोई परमिशन नहीं, 1 का मतलब सिर्फ रीडिंग परमिशन है, 2 का मतलब सिर्फ राइटिंग परमिशन है, 3 का मतलब सिर्फ एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, 4 का मतलब रीडिंग और राइटिंग है पर एग्जीक्यूशन रीडिंग है और एग्जीक्यूशन है। ऐसे करके हमारी परमिशन कोड डिसाइडेड होती है। तो कोड नंबर 6 का मतलब है कि परमिशन जो है वो रीड करने की भी है, राइट करने की भी है, पर एग्जीक्यूट करने की नहीं। तो हमने 6 परमिशन दी नंबर 1 पे। इसका मतलब ये हमारी परमिशन गई है एडमिन को, यानी जिसने ये फाइल क्रिएट करी है, उसके पास इस फाइल को रीड करने का ऑप्शन है और राइट करने का ऑप्शन है। सेकंड हमने लिखा 0, इसका मतलब ये फाइल जिसके भी साथ शेयर की जाएगी उसके पास ना रीड करने का ऑप्शन होगा ना राइट करने का। और थर्ड भी हमने 0 रखा है, सो दैट जो अदर पीपल्स अगर इस फाइल को एक्सेस करते हैं तो वो खाली देख पाएंगे, मतलब उनके पास रीड की परमिशन भी नहीं होगी, राइट की परमिशन भी नहीं होगी, तो उनके लिए वेस्ट है ये फाइल। ओके, और ये जो मोड हम सेट कर रहे हैं, ये हमें फाइल का नाम डालना होगा कि हम किस फाइल के लिए सेट करना चाह रहे हैं। तो हम ये फाइल ये सेट करने वाले हैं kegel.json के लिए। ओके, मैंने मोड को बदल दिया, MOD होगा मोड। ओके, अब हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है, तो हम एक काम करते हैं। अब तक हमने क्या किया, हमने अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया जो इंपॉर्टेंट है, हमने केगल को इंस्टॉल कर लिया, और हमने अपनी जेसन फाइल मतलब केगल की परमिशन फाइल दे दी, हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी बना लिया पूरा, वहां पर हमारी डायरेक्टरी में फाइल स्टोर होने वाली है। सो फाइनली अब डेटा सेट को डाउनलोड करने का टाइम आ गया।
डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए हमारे पास एक कोड है जो हमारे डेटा सेट के पास अवेलेबल है। हम एक काम करते हैं, केगल पे चलते हैं और हम सीधा डेटा सेट पे चलते हैं। तो आप सभी को ये केगल की स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट में जो 3 डॉट्स है, डाउनलोड, न्यू नोटबुक एंड लास्ट में 3 डॉट्स जो है, यहाँ पे हमारा कॉपी एपीआई कमांड का ऑप्शन है। हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और इसको हमारे केगल नोटबुक पे लाके पेस्ट कर देंगे। और क्योंकि हम एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए इस कमांड को यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये लिनक्स कमांड है, तो स्टार्टिंग में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ओके, इसे रन कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, जिप फोल्डर डाउनलोड हो रहा है। हो गया, डाउनलोड हो गया। तो हमारा जो डेटा डाउनलोड हुआ है वो जिप में हुआ है। नाउ अब हमें जिप को अनजिप करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये एलएस कमांड मतलब लिस्ट कमांड, ये बताते हैं कि हम जिस डायरेक्टरी में अभी हैं उस डायरेक्टरी में क्या क्या है। तो हम एक बार इसे लिस्ट कर देते हैं। ये हमें बता देगा कि हमारी जो करंट डायरेक्टरी है केगल नाम की, उसके अंदर हमारे पास सैंपल डेटा है, केगल.json फाइल है और क्रेडिट कार्ड fraud.zip करके एक फाइल है। सो आवर नेक्स्ट टास्क इज टू अनजिप दिस फाइल। ये थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए। इस काम को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये बस डेटा एक्विजिशन का पार्ट है। हम अभी बस डेटा को ले रहे हैं, अभी हमने डेटा के साथ कुछ काम शुरू नहीं किया। वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग डेटा। अगर ये काम हम अपने सेल्फ कंप्यूटर पे करते हैं जुपिटर नोटबुक यूज करके, सो उसके लिए हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता। वी जस्ट हैव टू गो टू दिस केगल एंड यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं डेटा सेट को और उसे डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। ओके, सो अनजिप करने के लिए हमें जिप फाइल नाम का एक मॉड्यूल यूज करना होगा। ये मॉड्यूल हमारा नोटबुक्स में अवेलेबल होता है। और फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिप रेफरेंस नाम से, इज इक्वल टू फाइल डॉट जिप फाइल और यहाँ पर हमारा उस फाइल का नाम जो हमारी जिप फाइल, तो इसे यहाँ से कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और लास्ट में हमें इसका मोड बताना होगा, तो हम इसे रीड मोड में ओपन करेंगे फाइल को। zip reference not extract all क्या करेगा, जो भी zip फाइल के अंदर फोल्डर्स बने हुए पहले से या फिर फाइल से, वो सब कुछ। और हम इसे एक लोकेशन दे देंगे, करंट डायरेक्टरी जो हमारी करंट डायरेक्टरी है, वहां पर एक फाइल नाम का फोल्डर क्रिएट करो और उस फोल्डर के अंदर सारी फाइल को एक्सट्रैक्ट करो। एंड फाइनली जिप रेफ को हम क्लोज कर देंगे। मैं इस कोड को रन कर रहा हूं। ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया है। सो लेट्स चेक माय लिस्ट में क्या क्या आ रहा है। दोबारा से एलएस करके देख लेते हैं। हमारे पास ये है, एक हमारे पास एक बीच में नया फोल्डर बन गया, देख रहे हैं आप, फाइल नाम का। अब हम ऐसा करते हैं, लिस्ट, फिर हम फाइल करते जाएंगे। फाइल के अंदर क्या है, हम उसे लिस्ट कर देते हैं। सो ये फाइल के अंदर हमारा क्रेडिट कार्ड डॉट सीएसवी हमारी टेबुलर फाइल्स होती है, जैसे हमारी एक्सेल फाइल्स होती है डॉट एक्सएलएस, उसी तरह हमारी सीएसवी फाइल्स होती है, ये एक्सेल जैसी ही होती है। ओके, ये हमारे पास डेटा सेट की समरी, ये मैंने पहले से लिख के रखी थी। दिस डेटा सेट प्रेजेंट्स ट्रांजैक्शंस, ये हमने अभी पढ़ा अभी वहां पर केगल के ऑफिशियल वेबसाइट पर।
अब एक काम करते हैं, हमने डेटा सेट डाउनलोड कर लिया, एक वर्चुअल मेमोरी बना ली जहां पर हमारा डेटा सेट स्टोर है। अब हमें इस डेटा सेट को रीड करना है अपनी फाइल के अंदर, नोटबुक के अंदर। रीडिंग डेटा सेट, ये डेटा सेट हम रीड करेंगे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। डेटा इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी का यूज करना होगा फाइल को रीड करने के लिए, क्योंकि हम सीएसवी फाइल्स को डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने पांडास को इंस्टॉल किया था, इंपोर्ट किया था, पांडास एज पीडी। तो पांडास का एलियास नेम है पीडी, तो हम यहाँ पे पीडी यूज करेंगे, पीडी डॉट CSV, और इसके अंदर हम बताएंगे हमारी फाइल का नाम। क्रेडिट कार्ड, क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड डॉट CSV, क्रेडिट कार्ड डॉट CSV, और इसे हम रन कर देते हैं। PD इज नॉट डिफाइंड, ओके, शायद हमारा पहले वाला कोड चला नहीं है अभी, हमने इस ब्लॉक को रन नहीं किया था। ओके, अब रन कर दिया। फाइल, ओके, हमने फाइल्स नहीं फाइल लिखा है, हमने फोल्डर का नाम फाइल रखा है। तो हमारी डेटा के अंदर हमारा पूरा CSV फाइल रीड हो चुका है। बस यहाँ तक था हमारा डेटा एक्विजिशन का पार्ट, कि हमें डेटा लेकर आना है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नहीं। मेरा पूरा स्टेप एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, फिर हमने कैगल इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया, फाइल अपलोड करी अपनी जिस परमिशन फाइल, ताकि हमें परमिशन दे सके हमसे। फिर हमने यहाँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना लिया, और फाइनली हमने यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड करी और उसको अनजिप कर दिया। तो प्रिंटिंग टॉप एंड डेफिनेट ऑफ 500 ऑफ डेटा सेट। ओके, तो हमारा पांडास, क्योंकि हमने जो फाइल इंपोर्ट करी है वो पांडास लाइब्रेरी के अंदर करी है, सो पांडास के पास हमारी कुछ कीवर्ड्स है, स्पेशल कीवर्ड्स, जैसे हमारा डेटा डॉट हेड। ओके, डेटा डॉट हेड, हेड क्या करता है, हमारा जो टॉप 5 रोज होती है हमारी डेटा सेट की, उसे प्रिंट कर देता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी टाइम, सबसे पहले हमारा टाइम हमारा पहले कॉलम में, उसके बाद हमारा V1 V2, और ये जा रहा है हमारा V28 तक। उसके बाद हमारी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट का हुआ, और लास्ट में क्लास। ओके, तो हम क्लास के बारे में देख सकते हैं, क्लास क्या है इस पे हमारे समरी में होगा। ओके, मैं बता देता हूँ, ये क्लास, एक्चुअली क्लास क्या है, 0 और 1, क्लास के हमारे जो वेरिएबल्स हैं सिर्फ 0 और 1 है। तो ये हमें बताते हैं, अगर 0 है इसका मतलब वो फ्रॉड नहीं है, अगर 1 है तो वो फ्रॉड। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ नीचे, class contains the binary data where 1 denotes fraudulent transactions and 0 denotes non-fraudulent। टाइम जो है हमारा कॉलम 1 जो हमारा टाइम है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेकंड्स elapsed between this transaction and the first transaction।
ओके, टाइम को देख लेते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी ये 00, इसको टाइम 0 लॉट हुआ है, और ये फोर्थ ट्रांजैक्शन पे दिखा रहा है हमारा 2.0। इसका मतलब जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है और फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बीच में टाइम है वो 2 सेकंड्स का है। तो कहने स्क्रीन ना शेयर नहीं हो रही, जो टाइम वाली बता रहे हो वो वाली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, सो अब दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? नहीं, it is not visible. ओके, क्या प्रॉब्लम है? ये इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे। अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, it is visible. सो जो डेटा हेड है हमारा, ये हमें टॉप 5 रोज प्रेजेंट करता है, जो हमारे डेटा सेट की टॉप 5 रोज है। ऐसे ही हमारी कमांड होती है डेटा टेल की, हम उसे भी कर लेते हैं। डेटा डॉट टेल, ये हमें लास्ट एलिमेंट्स देगा, लास्ट 5 एलिमेंट्स। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो 2,84,806 है। सो अच्छा डेटा सेट है ये करने के लिए। वेल, जो रियल डेटा सेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इससे बहुत बड़े होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं डेटा डॉट हेड, डेटा डॉट टेल, ये हमारा डेटा एक्विजिशन के बाद वाला पार्ट है। डेटा एक्विजिशन में हमें खाली डेटा को रिसीव करना होता है। हमने डेटा कहीं से डाउनलोड कर लिया या कहीं से इंपोर्ट कर लिया, वहां वो खत्म। ये स्टेप है हमारा डेटा की अंडरस्टैंडिंग का। हम अपने डेटा को समझ रहे हैं, हमारे डेटा में क्या है। तो हमने टेल देखा, हेड देखा, अब हम इसमें और हम इसकी शेप देख सकते हैं। डेटा डॉट शेप हमें बताता है कि रोज एंड कॉलम का अरेंजमेंट क्या होगा डेटा के अंदर, मतलब कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है। सो ये आ गया 2,84,807 रोज एंड 31 कॉलम्स। ओके, और हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब, ये एक अच्छी कमांड है। मैं इसे पर्सनली बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये आपको 7 ऐसी चीजें ला के देता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटा की। सबसे पहली चीज काउंट। काउंट हमें ये बताता है कि टोटल एंट्रीज कितनी है उसके अंदर, डेटा के अंदर। उसके बाद मीन, ये हमारे टाइम का पूरा मीन दे दिया इसने हमें। ये V1 का पूरा मीन, ये V2 का पूरा मीन। V1 V2 मैंने ऊपर मेंशन किया था नीचे यहाँ पे। V1 V2 may be result of a PCA dimensional reduction to protect user identities। ये बस एक तरह की हैश फंक्शंस है, हैश कोड्स जो यूजर की सिक्योरिटी बनाने के लिए। ये इसने इस सब का मीन दिया, ये हमारे लिए यहाँ पर काम का नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड, ये हमारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे रहा है पूरे डेटा सेट का। मिनिमम डेटा, जो मिनिमम टाइम की एंट्री वो 0 है, और 25% पे, 50% पे, 75% पर मैक्सिमम। ये मतलब एक ओवरऑल हमें दिखा देता है कि हमारे डेटा सेट की जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है। या हम चाहें तो हम इंडिविजुअली कॉलम्स और रोज को प्रिंट करके देख सकते हैं। ओके, इसमें पैरेंथेसिस नहीं आता। data.co, and Column. ये हमारी कॉलम्स हैं। मतलब बेसिकली ये हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस चल रहा है, EDA। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हमें डेटा को एनालिसिस करना होता है, पूरा हमें डेटा समझना होता है कि डेटा से हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। दिस इज मोर लाइक डिटेक्टिव पार्ट। यू हैव टू अप्लाई EDA जस्ट टू एनालाइज डेटा। मतलब आपको पूरा डेटा को समझना भी है, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आउटलायर्स चेक करने। आउटलायर्स बेसिकली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मल ट्रेंड से अलग जा रहे हैं। जैसे मैं क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स की बात करता हूँ, 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 29 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 80 और 90 के बीच में आ रहे हैं, और सडनली हमें एक ऐसा स्टूडेंट मिलता है जिसके मार्क्स 10 आ गए। तो एक
ट्रेंड से अलग जाके जो कुछ आ रही है वैल्यू, वो वैल्यू एक मशीन को ट्रेनिंग के टाइम डिस्टर्ब कर सकती है, तो हम उसे आउटलायर्स बोलते हैं। तो इन सब चीजों से हम आउटलायर्स वगैरह पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा, इसके बाद बिकॉज हमने डेटा अंडरस्टैंड कर लिया, डेटा को रिट्रीव कर लिया, अब हमें एक बार ये चेक करना होगा कि डेटा के अंदर कोई नल पॉइंट तो नहीं है। वैसे ये एक बहुत अच्छा डेटा है, सो ये पहले से बहुत ज्यादा क्लीन है, पर कभी कभी ऐसा होता है जब हम मशीन लर्निंग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हमने डेटा खुद से कलेक्ट किया हुआ है, तो कुछ एंट्रीज होती है जो ब्लैंक होती है। जैसे हमने ऐसा देखा होगा, जैसे हम गूगल फॉर्म्स में से डेटा रिसीव कर रहे हैं, किसी से हमने गूगल फॉर्म से कोई सर्वे निकाला और हम वहां से डेटा ले लें, तो कुछ कॉलम्स या कुछ रोज होती है जो ब्लैंक रह जाती है, वो चॉइस होती है लोगों की भरनी है या नहीं भरनी, तो वो स्किप कर देते हैं उस चीज को। तो ऐसी एंट्रीज जो ब्लैंक है, हमें उसे भी चेक करना होगा, क्योंकि जब हम इसे फाइनली अपने मॉडल को दे रहे होंगे कि भाई इस डेटा के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वो मॉडल उसे एरर समझेगा। कंट्रोल यहाँ पर आ गए नया डेटा डॉट इज एन ए चेक करने के लिए कि कोई वैल्यू एन ए तो नहीं है, मतलब एन ए मतलब नन, और एन ए कोई भी वैल्यू। ये क्या करता है, हमें बूलियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो टाइम में भी सब में फॉल्स आ गया, इसका मतलब किसी में भी कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। हमने मिसिंग वैल्यू चेक कर ली। नेक्स्ट पार्ट, एक बेसिक इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं डेटा के बारे में। डेटा डॉट इन्फो, ये हमें डेटा की वेरिएबल टाइप्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये हमारा डेटा का वेरिएबल टाइप है, ये सारा डेटा फ्लोट 64 है, लास्ट में हमें क्लास दिख रहा है, ये इंट 64 है। सो ऐसा करते हैं, हम दो अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं अपने डेटा की, बिकॉज हमें क्लासिफिकेशन अप्लाई करनी है। क्लासिफिकेशन में हम लोग कैटेगराइज करते हैं चीजों को। जैसे हमारे पास एक पूरा एक ऐसा कार्टेशियन प्लेन है, और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे डॉट्स हैं, एक तरफ रेड डॉट है, एक तरफ ब्लू डॉट है, तो हमें दोनों को क्लासिफाई करनी है कि कौन सी रेड है कौन सी ब्लू है। तो हम रेड के ऊपर एक सर्कल बना देंगे, ब्लू के ऊपर एक अलग सर्कल। हमने मतलब ग्रुपिंग कर दी उस चीज को, ये वाला ग्रुप रेड है, ये वाला ग्रुप ब्लू है। तो क्लासिफिकेशन इज मोर लाइक ग्रुपिंग। डेटा को ग्रुप करना हो तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे डेटा की ग्रुपिंग कर देते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया प्रॉड, और इस वेरिएबल के अंदर हमारा जो डेटा होगा वो हमने डेटा लिया, फिर हम बताएंगे डेटा में हमें कौन सा पार्ट चाहिए, डेटा में हमें क्लास चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्लास है, जो लास्ट वाला कॉलम था हमारा क्लास, वही हमें बता रहा है कि डेटा फ्रॉड है। तो ऐसा डेटा जहां पर क्लास की वैल्यू 1 हो, वो हमारा फ्रॉड होगा, और नॉर्मल ऐसा डेटा जो हमारा यहाँ पे क्लास की वैल्यू 0 हो, ये हमारा नॉर्मल डेटा होगा। इसे रन करके देखते कमांड को। सक्सेसफुल रन हो गया। सो एक बार हम फ्रॉड को प्रिंट कर लेते हैं। फ्रॉड डॉट शेप, और ओके, तो जो हमारा फ्रॉड डेटा है उसके अंदर हमारे पास 492 एंट्रीज है, और जो हमारा नॉर्मल डेटा है उसके अंदर हमारी 2,84,315 वैल्यूज हैं। और एक बार हम केगल पे चेक कर लेते हैं। केगल पे भी इसने ऐसा कुछ बताया था हमें।
इसका कोई काम नहीं है, हम खुद ही अपना एक्सप्लेनेटरी का एनालिसिस कर लेंगे। इक्वल बंद कर दिया मैंने। तो ये हमारा नॉर्मल डेटा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज था, हमारा पूरा फर्स्ट स्टेज इसी बारे में था कि हम डेटा को समझ सकें। स्टेज 1 एक्विजिशन, इनसाइट क्रिएशन। इनसाइट क्रिएशन मतलब बस हमें एक इनसाइट चाहिए अपने डेटा के बारे में, एक आइडिया चाहिए कि हमारा डेटा किस तरह का है और उसमें हमें क्या करना है, क्या निकालना है, क्या इंपॉर्टेंट टास्क जो हमें निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। बस ये 4 स्टेजेस का है और बाकी सारे पार्ट बहुत इजी होते हैं। सबसे ज्यादा टाइम जो हमारा कंज्यूम होता है वो 90% ऑफ टाइम हमारा ईडीए में कंज्यूम होता है, जो डेटा हमने अभी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया। इसके बाद ये स्टेज 2। अब हमें डेटा को डिवाइड करना है। इसमें व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होता है क्या? एक बार इस पार्ट का एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड यूज करके। ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है? Yes, yes, it is visible. ओके, तो होता क्या है बेसिकली, जैसे हमारे ये कॉलम्स है, जैसे हमारे कॉलम्स हैं, ऐसा हमारा टेबलेट डेटा है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है वैसे, स्पेशली कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं एक्स और वाई। हम ऐसा करते हैं, इसे बोलते हैं जो हमारा मेन आउटपुट है, जो हमें चाहिए, हम उसे वाई बोल देते हैं कि हमारा वाई होगा। और जो ये पूरा आउटपुट होता है हमारा, जो हमारे ये जिसके ऊपर भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम इसे एक्स बोल देते हैं। ये हमारा एक्स पार्ट है। तो हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं अपने डेटा को। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा क्लास वाला पार्ट होगा, ये जो हमारे एक्चुअल डेटा में जो क्लास है, लास्ट वाला कॉलम है क्लास, तो ये हम इसे वाई का नाम दे देंगे, वाई, ये वाई पार्ट है। और जो इसके अलावा बचा हुआ है वो हमारा पूरा एक्स पार्ट होगा। एक्चुअली हम रिलेशन देखते हैं, हमारा जो आउटपुट है वो या तो 0 आना है या 1 आना है, आई मीन या तो फ्रॉड होना है या फिर नॉन फ्रॉड होना है। ये हमारा आउटपुट है, फंक्शन का आउटपुट है, या तो फ्रॉड होगा या नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। ये एक्स जो है, ये वाला पार्ट पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तो कैरेक्टर्स को एक्स बोल देते हैं और जो हमारा आउटपुट आना चाहिए उसे हम वाई बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज और करने वाले हैं, मैं भी बता देता हूं। स्प्लिट, हम डेटा को स्प्लिट करेंगे, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा। हमने एक्स और वाई तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा बनाएंगे। हम ऐसा करते हैं, इस डेटा को ऐसे बीच में से डिवाइड कर देते हैं कि जो इतनी 60% ऑफ हमारा डेटा है, हम उससे ट्रेनिंग डेटा लेंगे। तो 60% ऑफ डेटा का यूज करके हम अपनी मशीन को ट्रेन करेंगे, और जो बचा हमारा 40% डेटा होगा, इसका यूज करके हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे कि हमारा मॉडल जो प्रेडिक्शंस कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये इस तरह का डिवीजन होता है, एक्स वाई, और जो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में स्प्लिट होता है, तो ये ट्रेनिंग डेटा ऊपर वाला और नीचे वाला टेस्ट डेटा। ये वाला पार्ट क्लियर है डिवीजन का? Yes. हमारा डेटा हम यहाँ पर पहले एक्स और वाई डिफाइन कर लेते हैं। x is equal to data dot iloc, यहाँ पे iloc यूज करेंगे। पहले हमने लॉक यूज किया था, ऊपर वाले पे हमने loc लॉक। ये लोकेट करने के लिए था कि जो ये फाइल है, ऐसी फाइल जिसमें क्लास की वैल्यू 1 हो, उसे फ्रॉड में उठा के डाल दो। अब यहाँ पे हम iloc यूज करें। iloc हमें स्लाइसिंग का ऑप्शन देता है कि हम डेटा को स्लाइस कर सकते। स्लाइसिंग मतलब डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में, 0 to 0। हम कोई वैल्यू पास नहीं करते तो वो 0 से लेके n तक लास्ट वैल्यू तक ले लेता है। पाइथन वाला पार्ट है। -1 मतलब जो लास्ट की कॉलम है हमारी, जो क्लास वाला कॉलम, उसको छोड़ के उससे पहले का सारा। और y में हम लेंगे डेटा डॉट iloc
जरूरत नहीं, हम एक काम करते हैं डायरेक्ट क्लास लेते हैं। जो क्लास नाम का कॉलम है वो हमारा वाई में आ जाएगा, और उसके अलावा जो भी कॉलम बचा है -1 मतलब लास्ट वाले को छोड़कर 0 से शुरू होके और एंड तक, वहां तक जो भी हमारा वाई होगा। तो हमने एक्स और वाई डिफाइन कर लिया अपना, ये सक्सेसफुल रन हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हमें स्प्लिट करना होगा डेटा को स्प्लिट करने में एक प्रॉब्लम और होती है। मैंने व्हाइट बोर्ड काट दिया वो। जब हम डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर एक डेटा को अपने स्प्लिट कर दिया कि ये ट्रेनिंग डेटा होगा और नीचे वाला टेस्ट डेटा होगा, तो ऐसा हो सकता है कई बार कि जो हमारा डेटा है वो अच्छे से अरेंज्ड नहीं है, मतलब जो वैल्यूज हम ट्रेनिंग डेटा में डाल रहे हैं वो वैल्यू शायद टेस्ट डेटा में अवेलेबल ही ना हो, या फिर जो वैल्यू हम टेस्ट करने वाले हैं वो ट्रेनिंग में अवेलेबल ना हो, तो मशीन को उसका आइडिया ही ना हो कैसा कैसा हो सकता है उस तरह की वैल्यू। सो हमें उसे एक मिक्स करना पड़ता है, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 0 से लेके इतने अमाउंट तक हम यहाँ डाल दें और यहाँ से लेके लास्ट अमाउंट तक टेस्ट डेटा में डाल दें, हमें उसे मिक्स करना पड़ता है। तो ये सारा काम पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है, इसकी साइकिट-लर्न जो हमारा साइकिट-लर्न हम यूज करें लाइब्रेरी, इसमें इनबिल्ट है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके। तो हम एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने डेटा को। एक्स और वाई तो पहले से था, अब हम उसे स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में। तो हमारा एक एक्स ट्रेन एक एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन और वाई, 4 पार्ट आ गए हमारे डेटा के। ये आएंगे हमारे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से, और इसके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, वो पहला पैरामीटर होता है हमारा एक्स एक्सिस, मतलब एक्स वाला पार्ट जो हमारा फीचर वाला पार्ट है, जहाँ पे हमारे फीचर्स है। वाई वाला पार्ट जो हमारा आउटपुट है या फिर रिजल्ट है हमारा, और टेस्ट का साइज। टेस्ट साइज, हमें टेस्ट साइज क्या चाहिए? अगर हम 60% ट्रेनिंग डेटा बनाना चाहते हैं तो 40% हमारा टेस्ट साइज होगा। अगर हम 75% अगर हम ऐसा करते हैं 65% पे ट्रेन करते हैं, तो हमारा जो टेस्ट साइज होगा वो 0.35 होगा। 0.35 मतलब 35% ऑफ डेटा पे हम टेस्ट करने वाले अपने मॉडल को, और बाकी 65% को हम ट्रेन करने वाले। तो ये हमारा डेटा स्प्लिट हो जाएगा। डेटा प्री प्रोसेसिंग इतना ही है, हमने डेटा को अपने वेरिएबल्स में अलॉट कर दिया कहाँ कहाँ डालना है। इसके बारे में ओके, हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं अपने। क्लासिफायर का नाम डालेंगे, एक वेरिएबल बनाया CLF, ये क्लासिफायर बनाने के लिए। तो हम क्लासिफायर बनाएंगे लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल एक पार्ट है हमारा साइकिट-लर्न लाइब्रेरी का, हमने ऊपर इंपोर्ट किया होगा यहाँ पे। साइकिट-लर्न फ्रॉम साइकिट-लर्न मॉडल्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और हमने साइकिट-लर्न से लीनियर मॉडल भी लिया था। सो हम लीनियर मॉडल पे आते हैं, मतलब लीनियर मॉडल के अंदर हमारी एक और मेथड है हमारा, मेथड यानी फंक्शन। मतलब नॉर्मली जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसे हम पाइथन में मेथड बोलते हैं। तो लीनियर मॉडल, इसके अंदर हमारा एक मेथड है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम इसे यूज करने वाले हैं। C = 1e5। 1e5 मतलब 10⁵ यानी 10,000। जो हमारा ये मॉडल वर्क करता है वो मिनिमम 1000 डेटा पे करता है। सो हम 1000 से बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसे 1e5 यानी 10,000 लिख दिया। और मैक्सिमम इटरेशन जो है हमारी वो भी 10,000 रख देते हैं। ये हमने क्लासिफायर डिफाइन किया है, रन करके देखते हैं। C कैपिटल C। हमारा क्लासिफायर बन गया है, और क्लासिफायर एक CLF नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब हम कहीं पे भी अगर हमें क्लासिफायर डालना है तो हमें ये इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी जो हमने ऊपर लिख दी है। कहीं भी अगर हम CLF यूज करना है, हम ये नहीं लिखना होगा, हम डायरेक्ट CLF लिख सकते हैं उसके लिए। तो CLF क्लासिफायर बेसिकली हमें हेल्प करता है ग्रुपिंग करने के लिए, डेटा को ग्रुप करने के लिए। हम डेटा को फिट करने वाले हैं,
फिट करना है, एक्चुअली ट्रेन करने को हम फिट बोल रहे हैं यहाँ पे। डेटा को फिट करना मतलब हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया, एक क्लासिफायर मॉडल बना लिया, अब हम इसको डेटा पास करेंगे कि ये हमारा डेटा है भाई, इसके ऊपर ट्रेनिंग करनी है। तो हम फिट करते हैं इसमें ट्रेनिंग डेटा का एक्स पार्ट यानी एक्स ट्रेन और ट्रेनिंग डेटा का वाई पार्ट यानी वाई ट्रेन। लेट्स सी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लॉजिस्टिक बनाया, सी की वैल्यू 10,000 रखी, क्लास वेट हमारा नन, ये सब वेरिएबल्स जो डिफॉल्ट वैल्यूज उन्होंने वो ले ली, हमने कुछ भी सेट नहीं किया इसमें, वर्बोस की जरूरत है। ओके, ये बन गया हमारा क्लासिफायर फिट हो गया। तो हम प्रेडिक्शन के लिए वैसे हमें कोड लिखना होता है, पाइथन कोड, ताकि हम उसमें वैल्यूज डालें, उसका कुछ आउटपुट है। पर अभी हम ऐसा करते हैं, सिंपल जो हमारा पहले से डेटा है हमारे पास, जो एक्चुअल डेटा है और जो ये कंप्यूटर प्रेडिक्ट करेगा, उसके बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है वाईप्रेड नाम का। वाईप्रेड एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमारा वो डेटा स्टोर होगा जो हमारा कंप्यूटर प्रेडिक्ट कर रहा है। प्रेडिक्ट कहां से करेगा वो भी हम इसे पास कर देते हैं, एरे clf डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। हमने क्या किया, पहले अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, ऊपर जहाँ पे हमने यहाँ पे clf यूज किया था, clf डॉट फिट यानी क्लासिफायर पे जो हमने डेटा को फिट किया है, हमने यहाँ पे अपना मॉडल ट्रेन कर लिया है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के हिसाब से। मतलब हमारा मॉडल ने ये देख लिया कि हमारे पास जो फीचर्स है एक्स वाले, किस किस फीचर के ऊपर वाई कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब उसी मॉडल के ऊपर हमने उसे बोला कि आपको टेस्ट एक्स टेस्ट जो है, यानी जो हमारा जो आपके टेस्टिंग फीचर्स है उनको लेना है और कुछ वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है। जो भी वैल्यू प्रेडिक्ट होगी, या तो फ्रॉड होगा या नहीं होगा, वो आपको वाई प्रेडिक्ट के अंदर डाल देना है, यानी प्रेडिक्शन ये इस वेरिएबल के अंदर डाल देना है। और जो हमारा वाई है, जो कैपिटल वाई है, ये हमारा एक्चुअल डेटा होगा। नंपाई अरे यूज करें, np.numpy से हमने कोई वाई, हमने पहले क्या किया था, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दो वेरिएबल बनाए थे। एक्स टेस्ट का यूज किया हमने, और उसे हमने उसका यूज करके हमने प्रेडिक्शन करके उस प्रेडिक्शन को वाई प्रेड में स्टोर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, वाई टेस्ट जो हमारा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल टेस्ट डेटा, हम उस डेटा को असाइन कर रहे हैं वाई वेरिएबल को। तो वाई अब हमारा एक नंपाई अरे बन चुका है और ये हमने इसे असाइन कर दिया। वे काम करते हैं, हम यहाँ पर नया कोड लेते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करना चाहिए। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, या मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स बता देता हूँ, वो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस एक मिनट नहीं लिया था। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने शायद पहले क्लास में पढ़ा हुआ है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा बॉक्स होता है। सिंपल बॉक्स। अब इसके दोनों एक्सिस पे जैसे हम एक्स की बात करते हैं, या एक काम करते हैं, हम वाई ले लेते हैं। हमारा वाई प्रेडिक्शन, वाई प्रेड हमें क्या बता रहा है, जो डेटा कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया है, वाई और ये हमारा एक्चुअल वाई, जो हमारा एक्चुअल डेटा है। पहला पॉइंट ये बताएगा कि वाई प्रेडिक्शन जो है, कंप्यूटर ने हमें हमारी जो वैल्यू प्रिंट करी है, सेम वैल्यू हमारी
XY से भी आ रही है, यानी ये दोनों सेम है। और ये वाला पार्ट बताएगा कि ये जो वैल्यू है, ये Y प्रिडिक्ट ने कुछ और वैल्यू प्रिंट करी समथिंग ये, और X के अंदर ये इस Y ने कुछ और वैल्यू प्रिंट करी, ये मैच नहीं कर रही। अच्छा, ये Y का नेगेटिव पार्ट कि Y ने जो प्रिंट किया वो गलत है, और जो यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन आया वो सही है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बस इस तरह की चीज है एक, जो हम जिससे हम मैच कर पाते हैं कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है वो कितना डिफरेंट है हमारे वर्चुअल आउटपुट से। कंफ्यूजिंग है। अब शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, प्लीज आप लोगों ने एक बार कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नेट से देख लेना। मतलब मैं एक अच्छा डायग्राम नहीं बना पा रहा उसे एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं समझ आ गया। sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट करेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और हम बढ़ेंगे एक्यूरेसी स्कोर। हम sklearn हमने ये सब इंपोर्ट कर लिया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और इसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे जो हमारा एक्चुअल डेटा है, यानी जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज है वो, और फिर वो वैल्यू जो हमने प्रेडिक्ट करी है। ये हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। मतलब 99,400 ऐसी वैल्यूज है जो Y प्रेडिक्शन की और हमारी प्रेडिक्शन की सेम है। 20 ऐसी वैल्यूज है जो हमने प्रिंट करी है वो कुछ और है, और जो Y की प्रेडिक्शन से उसमें ये डिफरेंस है। मतलब ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। लिटरली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कंफ्यूज करता है। ये एक काम करते हैं, हम इसका एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट कर लेते हैं। एक्यूरेसी स्कोर, और इसमें फिर से हम वही वेरिएबल्स पास करेंगे। हमारा y जो हमारा एक्चुअल y है, इन दो एक्चुअल वैल्यूज हैं, और हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो हमारा एक्यूरेसी स्कोर 99 आ रहा है। ये एक्चुअली 0 से 1 के वेरिएंट्स में दिखाता है। तो यार 99 का इसका मतलब है 99.9% एक्यूरेसी। जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करी है वो उसकी एक्यूरेसी 99%, 99.9%। हम क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट प्रिंट कर लेते हैं फाइनली। प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और फिर से हमारे पैरामीटर्स होंगे y और y प्रिडिक्ट। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। एक्यूरेसी प्रिसीजन 1 मतलब 100% का, 0 मतलब नॉन फ्रॉड के लिए 100% का प्रिसीजन आया, फ्रॉड के लिए हमारा 86% का प्रिसीजन आ रहा है। एक्यूरेसी है हमारी F1 स्कोर के लिए 1 यानी 100%, और सपोर्ट ये हमारी वेरिएबल्स है जिसके ऊपर प्रोसेस हुआ डेटा, मैक्रो एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो ये हमारा मतलब हमने मॉडल को चेक कर लिया, अपना टेस्ट कर लिया। जो हमारा मॉडल है वो 99% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है इस मॉडल को उठाकर कहीं डिप्लॉय करने का। हमें इस मॉडल को किसी वेबसाइट पे डिप्लॉय करना है या एंड्रॉइड पे डिप्लॉय करना है। सो एक डेटा की जो लाइफ साइकिल, जो एक पूरी लाइफ साइकिल है, इसमें क्या होता है, बस 5 मिनट और लूंगा। सो बात कर सकते हैं आगे, बस 5 मिनट और। जो एक डेटा की जर्नी है, डेटा कहाँ से आया, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। तो कुछ बॉडीज है ऐसी जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे सेंसर्स यूज करके किसी को कार ऑटोमेशन का डेटा रिसीव करते हैं। तो वो लोग अपने फोन के सेंसर्स, जो उनके कैलिब्रेटेड सेंसर्स है, मैं नाम नहीं जानता ना, उन सेंसर्स का यूज करके IoT, जो IoT वाला पार्ट है IoT, तो उसका यूज करके डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद जो रोल आता है, नेक्स्ट रोल आता है डेटा इंजीनियर का। डेटा इंजीनियर का काम होता है उस डेटा को ढंग से अरेंज करना एक टेबुलर फॉर्म में, जो हमारी .csv फाइल थी जिसे हमने यूज किया था। तो वो किसी डेटा इंजीनियर ने उसे
ये अरेंज किया, फॉर्मेट किया अच्छी तरह से, एक CSV फाइल में, उसके अंदर उसने सफाई करी होगी, डेटा क्लीनिंग करी होगी, तो वो सब काम एक डेटा इंजीनियर है। उसके बाद जो काम है वो पूरा काम आता है डेटा साइंटिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट का बेसिकली काम ये होता है, जो अभी हमने किया, ये कोई मशीन लर्निंग का काम नहीं है, ये डेटा साइंटिस्ट का काम था। डेटा को समझना, उसमें से इनसाइट्स क्रिएट करना, क्या पॉजिटिव पॉइंट है डेटा के, क्या नेगेटिव पॉइंट है। हमने यहाँ पे अभी सीबॉर्न का कोई यूज नहीं किया, हमने कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट नहीं किया, वैसे कोरिलेशन का यूज करके ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हम फिर कभी करेंगे। तो डेटा साइंटिस्ट का ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट का है। आपको डेटा लेना है, उसे समझना है, उसके इनसाइट्स क्रिएट करने, आपको जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उसको आपको बताना है कि आपके डेटा में ये वैल्यूज हैं, यहाँ आपको लॉस हो सकता है, यहाँ आपको प्रॉफिट होगा। आपके पास 31, जैसे हमारे पास 31 कॉलम्स हैं, तो इसमें से हमारे 28 फीचर्स थे, तो हमने उन सारे फीचर्स को स्टडी करा और अपनी कंपनी को बताया कि इस फीचर के ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड करता है, आप इस पार्ट को इम्प्रूव करिए, आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो गया, ऐसा वैसा। वो डेटा साइंटिस्ट का काम। डेटा साइंटिस्ट पूरा काम करके, ईडीए वगैरह करके और कुछ परफॉर्म करके, लास्ट में जो हमने मॉडल क्रिएट किया और मॉडल की एक्यूरेसी चेक करी, ये सारा काम भी डेटा साइंटिस्ट का है। मॉडल क्रिएट करना अच्छी एक्यूरेसी के साथ। यहाँ इसके बाद काम आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। उसका काम है इस मॉडल को, जो कि एक डेटा साइंटिस्ट ने बना के दिया है, इस मॉडल को उठाकर कहीं डिप्लॉय करना, बेसिकली किसी वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे या कहीं पे भी डिप्लॉय करना। तो फर्दर काम मशीन लर्निंग इंजीनियर का होता है। Okay, so Yes, one question. You told us about outliers, right? So we will observe them through the graph, which Yeah. we haven't made yet. Yes. Okay. मैं भी ग्राफ बना के दिखाता हूँ, बस 2 मिनट। हमारा जो डेटा है, डेटा कॉलम यहाँ पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक कोरिलेशन बनाएंगे। ये हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम डेटा की कोरिलेशन सेट करेंगे। कोरिलेशन मतलब डिपेंडेंसीज, जो है हमारा डेटा है वो किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। रन हो गया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे SNS जो है हमारा, जो हम मैटप्लॉटलिब से काम करते हैं, हम उससे भी कर सकते हैं, पर SNS हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। कोरिलेशन यानी हमें किसके ऊपर कितना बनाना है, तो हमने उसे कोरिलेशन दे दिया। ये हमारी जो एक्स टिक है वो क्या होनी चाहिए, तो हमारे लेबल्स है, इसे हम एक जनरल बनाते हैं, को रिलेशन डॉट कॉलम्स, और वाई टिक को भी हम सेम रख देते हैं। और नोटेशंस को हम करते हैं। नोटेशंस थ्रू करने से क्या होगा, ये जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, उसके जो भी हमारे लेबल्स है वो लिखे हुए आएंगे उसके। क्रॉस 31 का एक ग्राफ बनेगा। ये बहुत छोटा हो गया। Okay. हम इसमें इंडिविजुअली बना सकते हैं ग्राफ्स को, कोरिलेशन स्टडी करने के लिए, मतलब हम इंडिविजुअल वैल्यूज दे सकते हैं। ये कुछ और बनाते हैं, हम करते हैं सिंपल SMS डॉट हम एक काम करते हैं, V1 डाल देते हैं। V1 कैपिटल है या स्मॉल? V1 हमारा फीचर है, फीचर 1, और जो Y है हमारा, वो हम लेते हैं क्लास। फाइनली हमें डेटा देना होगा, डेटा इज इक्वल टू
केरी प्लॉटर रिलेशनल प्लॉटर ये एक स्कैटर प्लॉट होता है। ये सारे हमारे पॉइंट्स है। हमारा डेटा बहुत बड़ा है इसलिए ये सारे पॉइंट एक साथ मर्ज होकर आते हैं। छोटे डेटा पे पॉइंट ज्यादा बेटर दिखते हैं। इसको हम और ज्यादा जूम करके बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें बिन्स वगैरह यूज करनी होती है। एक मिनट, दूसरे ग्राफ प्लॉटर देखते हैं। मतलब एक डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, अलग अलग ग्राफ्स बनाकर देखना होता है कहाँ से हम डेटा को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाते हैं। डेटा के साथ उनको बाद में चेक करेंगे। ये क्लास का जो ग्राफ है, जो वैल्यूज है, वो जो टाइम है हमारा टाइम के साथ बना है। ओके ओके, हमारी क्लास की डेंसिटी है। ये क्लास में जो हमारी वैल्यू है वो 0 और 1 ही है सिर्फ। तो 0 और कम बिन्स और कम कर देते हैं। बिन और सा क्लियर हो गया। ये डेंसिटी फंक्शन है, तो ये हमें डेंसिटी बता रहा है कि जो डेंसिटी 0 की है वो 120 तक जा रही है, और जो 1 है वो बीच में नीचे लाई कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। और to V1 अलग अलग काइंड होते हैं। बॉक्स काइंड का प्रिंट करते हैं। बॉक्स काइंड में हम एवरेज वगैरह चेक कर सकते हैं इजीली, और डेटा हमारा जो वो डेटा ही रहेगा। ये यहाँ पे जो ब्लैक लाइन सी बन गई है, इसमें ब्लैक लाइन नहीं है, ये डॉट्स है, बहुत सारे रिलेशनल प्लॉट के डॉट्स है, और ये बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है एवरेज। और इसका बीच वाली जो लाइन है वो हमारी एवरेज है, और उसके अलावा जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये ग्राफ हमें वो डेविएशन शो कर रहा है। इस तरह के अलग अलग ग्राफ्स हैं और लेकिन उसके लिए हमें डेटा को और ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम कंप्लीट डेटा के ऊपर कर रहे हैं। वैसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा डेटा है हमें उसे डिवाइड करना होता है अलग अलग कॉलम्स। जैसे हमने यहाँ पे डेटा पास किया पैरामीटर, हमें उसकी जगह पहले डेटा को किसी और वेरिएबल में स्टोर करना होगा डिवाइड कर करके, और फिर उसको यूज करना होगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ये सारे जो हमारे डॉट्स आ रहे हैं इतने बड़े बड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने पूरे डेटा के ऊपर ग्राफ लगा दिया। अगर हम इसे अलग अलग करके अप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअल डेटा सेट के लिए हम देख सकते हैं ग्राफ कैसे। कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, इट इज क्लियर नाउ। अच्छी समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? हाँ बिल्कुल। मतलब बेसिकली तो यही है ना कि हमारा जो मॉडल है उसकी जो कितनी एक्यूरेसी है, जो हमने बनाया है उसकी कितनी एक्यूरेसी है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा डेटा सेट कैसा है ना। हाँ, डेटा सेट पे भी डिपेंड करेगा, और हमारे पास और भी मॉडल्स है। जैसे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो क्लासिफायर यूज किया था, हमने सिर्फ एक क्लासिफायर यूज किया। जनरली ऐसे कामों के लिए बहुत सारे क्लासिफायर यूज किए जाते हैं। तो केगल के ऊपर अवेलेबल होगा काफी कुछ, लोगों ने काम कर रखा है इस डेटा सेट के ऊपर। तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स यूज किए होंगे। ये एक साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है। इनकी नोटबुक देखिए एक बार, जुपिटर नोटबुक ये देखो। इन्होंने एसक्यूएल से डिकम्पोजिशन, पीसीए और ट्रंकेट एसवीडी
ये सारे मॉडल भी यूज किए। TSN ये ट्री मॉडल्स के लिए होता है, और एम पैचेस ये पैच क्रॉस प्लॉट करने के लिए मैटप्लॉटलिब का पार्ट है। इन्होंने ये सारे मॉडल यूज किए। साइकिट-लर्न में इन्होंने लीनियर मॉडल लगाया, SVM लगाया, नियरेस्ट नेबर मॉडल्स, ये KNN होता है, KNN क्लासिफायर मॉडल, ट्री मॉडल्स, एनसेम्बल्स जो होता है रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली इसी में बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, पर जनरली इसे रैंडम फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। और इन्होंने साइकिट-लर्न में से पाइपलाइन क्रिएट करने का मोटिव होता है कि जो हमारा डेटा का फ्लो है हम उसे मैनेज कर सकते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, जो भी हमने अभी कोड किया, हमें इसके लास्ट में क्या करना होगा, इस मॉडल को उठाकर हम एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसमें इस मॉडल को कॉल करेंगे। ये मॉडल ट्रेन हो चुका है, अब वो स्क्रिप्ट क्या होगी, हमें बाबा स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा। लेकिन पाइपलाइन क्रिएट करने से क्या होता है, हम उसे पहले से बता देंगे कि हमारा डेटा का सोर्स है, वही सोर्स लेना है और अपने आप प्रेडिक्शन करते जानी है। तो हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, और मैंने कहा था 90% टाइम जो है हमारा EDA में लगता है, इस चीज में ग्राफ प्लॉट करने में और डेटा को समझने में। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट यही होता है, बिकॉज एक बार आपको डेटा समझ में आ गया, उसके बाद आपको पता है आपको कौन सा मॉडल अप्लाई करना है उसके लिए। जैसे इसका जो प्लॉट है, वो प्लॉट लीनियर जा रहा है, लीनियर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें दो ही वैल्यूज है, या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो 0 यानी 0%, या तो 10 ये 1.0 दिखा रहा हो, या तो 1 होगा। तो हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल है, इसलिए इसमें स्कैटर प्लॉट काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमारा कोई कंटिन्यूअस डेटा वाला पार्ट होता जिसमें हमारी वैल्यूज 0 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 4 भी, तो उसमें हमें एक ट्रेंड दिखता, तो हम उसमें लीनियर मॉडल अप्लाई करते। तो ये पूरा जो ग्राफ स्टडी करने का पार्ट है, ये सारा एनालिटिक्स का पार्ट है। और इससे पहले, कोडिंग से पहले जनरली ये काम किया जाता था अपना मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह में। स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिखाता हूँ। टेक अल्फा रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। सो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है उसकी, ये उसकी एक्सेल शीट है। ये मेरे पास डेटा सेट था 3 प्लेयर्स का, डेविड वार्नर, विराट कोहली और सुरेश रैना। ये इनके डेटा सेट्स हैं, ये कौन से साल में इन्होंने गेम खेला, मैचेस कितने खेले, बस कितने थे, रन कितने थे, एवरेज, बैटिंग रेट, स्ट्राइक आउट रेट, सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज, इन सब के डेटा है। तो इनका यूज करके मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था। अब जैसे इस डेटा में क्या था, मेरे पास 2017 दिख रहा है, मेरे पास 2019 तक का डेटा था। लेकिन डेविड वार्नर का ने 2018 में कोई मैच ही नहीं खेला, तो उसका 2018 का पार्ट मिसिंग था, इसलिए मैंने 2018 और 19 दोनों कॉलम्स को डिलीट कर दिया। बस वो हिंडर कर सकता था। ये थोड़े बहुत ग्राफ प्लॉट किए थे एक्सेल यूज करके। ये सारे ग्राफ जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सारे ग्राफ एसएनएस से भी प्लॉट, सारे एसएनएस से प्लॉट रहेंगे, पर ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए, हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई अच्छा ग्राफ। ये डैशबोर्ड बात है, ये ऐसा डैशबोर्ड बनाया था। ये हम जहाँ क्लिक करेंगे वहां पे डेविड वार्नर, ये विराट कोहली, सुरेश रैना, हम शिफ्ट कर सकते हैं सबके स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए। तो जनरली ऐसा किया जाता है डेटा साइंस की फील्ड में, हम एक्सेल का यूज करके डेटा को विजुअलाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। बट अपने इस अंडरस्टैंडिंग के लिए जुपिटर नोटबुक बहुत अच्छा पार्ट होता है। जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैबोरेटरी, कोड का पार्ट बहुत अच्छा है किसी डेटा को समझने के लिए। बाकी एक्सेल का यूज जनरली किया जाता है जब आपने डेटा को समझ लिया, आप एक डेटा साइंटिस्ट है किसी फर्म में, आपने डेटा को समझ लिया, अब आपने जो समझा वो आपके क्लाइंट को समझाना है, वो टेक फील्ड से नहीं है, वो से खाली बिजनेस आता है, उसको आप कैसे समझाएंगे डेटा, तो उसको समझाने के लिए हम एक्सेल वगैरह ऐसे चीजों का यूज करते हैं, जहाँ पे हम डेटा के ग्राफ्स को ग्राफिकली बहुत अच्छे से बता सकें कि ये डेटा इस चीज से बिलोंग करता है। और कोई डाउट इसमें? नहीं। आई गेस एंड करते हैं, पेंसिल का भी नेट। एंड करते हैं, हाँ ठीक है। Yeah, sure.